बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ضبحा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिक लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैं साफ सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? अली जरा कंफर्म कर दीजिएगा मुझे। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है ऑडिबल? जी ठीक है। स्क्रीन जो है वो प्रेजेंटेशन की, ये भी स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर है। अली की भी? जी ठीक। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, जैसे तिलावत कुरान हकीम हुई है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, और मैं सबसे पहले किफ़ा की फैसलाबाद ब्रांच कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से इंटरेक्ट करने की। और आज का जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, जिसके ऊपर पहले कभी वेबिनार, वर्कशॉप या कोई भी इस तरीके की ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ये विफा की फैसलाबाद ब्रांच कमेटी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया जो इस टाइम बहुत ही जरूरी था, जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाती। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला है और इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि सेशन बड़ा, इसमें टाइम की लिमिटेशन है और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने एंड पे लेने हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा यानी तमहीद नहीं बांधूंगा और बस काम को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा, जो ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर मुहित होगा, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं डायरेक्टली मॉडरेट करूंगा और डायरेक्टली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। उसका जो तरीकाकार होगा वो ये है कि आप जो है वो चैट में टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चैट नहीं देखूंगा क्योंकि बिकॉज आई एम नाउ डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। तो सॉरी, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप चैट के जरिए से या जो डायरेक्टली मुझे जो है वो मैं अनम्यूट करूंगा आपका माइक, तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। So let's start the presentation. IFRS for SMEs, हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे कि एरियाज के ऊपर, उनमें SMEs की डेफिनेशन जो इंटरनेशनली की गई है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने की है, वी विल एग्जामिन। उसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, कंपनीज की क्लासिफिकेशन, उनकी कैटेगरीज ये किस तरीके से की गई है, हम उसको देखेंगे। देन IFRS फॉर SMEs भी एक इन इटसेल्फ एक हिस्ट्री है, हम उसको भी देखेंगे कि उसकी टाइमलाइन क्या है, IFRS फॉर SMEs कैसे मैच्योर हुआ है
और इस टाइम करंटली जो है जो उसका सेकंड रिव्यू चल रहा है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो बोर्ड के सामने है और बोर्ड किन चीजों के ऊपर जो है वो ईस्टर्न थॉट प्रोसेस कर रहा है। देन वी विल चेक आउट के जो एसएमईज का स्टैंडर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज का कंपैरिजन करेंगे विद फुल आईएफआरएस और उसमें जो की जो डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे और एसएससी का जो स्टैंडर्ड आई कैप ने एक बनाया हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। एसएमईज की डेफिनेशन आईएफआरएस फॉर एसएमईज की सेक्शन 1 के अंदर की गई है। सेक्शन 1 स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज के बारे में दो चीजों को बयान करता है। पहली कि वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उसमें ना हो, उस एंटिटी के यहां पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ना हो, और दूसरी अहम चीज ये है कि उसने अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करनी हो, तो वो कंपनी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी में आ जाती है। यहां पे ये बात आप लोगों के गोशगुजार करता चलूं कि आईएएसबी ने जब ये डेफिनेशन बनाई तो जुरिस्डिक्शंस को इख्तियार दे दिया कि वो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से एसएमई को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज एसएमईज के अंदर आएंगी। ये वाली जो डेफिनेशन अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो स्लाइड आपके सामने है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई साइज की बात नहीं की गई कि इतना पेड अप शेयर कैपिटल हो, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो और इतना टर्नओवर हो और इतनी जो है वो रिजर्व्स हो। उन्होंने एक प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन कर दिया। वो क्या कि भाई वो जो एंटिटी है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर ना हो, मतलब ये कि वो लिस्टेड कंपनी ना हो, उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड ना होते हो, उसने कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ना करनी हो। हाँ, लेकिन उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी हो। अब एंड वाला जब क्राइटेरिया आता है तो हमेशा ये ज़हन में रखें कि एंड वाले क्राइटेरिया में दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी ना हो और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी हो। और अगर उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी तो फिर ये फ्रेमवर्क और फिर ये एसएमईज की जो डिस्कशन और फिर ये सारी चीजें उसके लिए जो है वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज और कैटेगरीज की बात करते हैं तो हमें कंपनीज एक्ट 2017 की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली ये सारी डिस्कशन है, कंपनीज की क्लासिफिकेशन उसमें की गई है। थर्ड शेड्यूल कंपनीज एक्ट 2017, उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं जो कि जितनी भी एसएमईज जो क्राइटेरिया जो कंपनीज हैं उनको डील करती हैं। उनके अंदर जो है बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन जो एसएमईज को डील करती हैं वो 2 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें वो आपको मैं दिखा रहा हूं जी। नेक्स्ट स्लाइड, मीडियम साइज कंपनी, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ साइज की बात की गई है कि कंपनी जो है उसकी साइज होगा, क्या होगा जी, साइज होगा। साइज के एतबार से कंपनी को डिफाइन किया गया है थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर। अब यहाँ पे जो पहली सब कैटेगरी है वो है नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उसके ये सारी चीजें बयान की गई हैं कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, तो टर्नओवर जो है वो कितना और एम्प्लॉइज कितने हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो कौन सा होगा, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर एसएमईज एंड रिक्वायरमेंट्स जो कि मेंशन की गई हैं 5th शेड्यूल के अंदर, ये इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता है, जो कि पहली कैटेगरी है हमारी नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल हो 200 मिलियन, टर्नओवर हो 800 मिलियन और एम्प्लॉइज जो है वो लेस देन 750 हो। फिर आ जाती है बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जिसका 10 मिलियन जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल हो, 200 मिलियन टर्नओवर हो, यानी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 मिलियन हो लेकिन 200 से ज्यादा ना हो, और टर्नओवर जो है 150 मिलियन से ज्यादा लेकिन 800 मिलियन से ज्यादा एक्सीड ना करे, और एम्प्लॉइज जो है वो 250 से ज्यादा लेकिन 750 से एक्सीड ना करे। ठीक है, ये साइज की बेस पे किया गया एक क्राइटेरिया है। फिर इसी तरीके से एमएससी के अंदर
एक फॉरेन कंपनी भी रखी गई है कि फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन हो, वो भी इस एमएससी कैटेगरी में आती है। फिर नॉन लिस्टेड कंपनी जो कि लाइसेंस्ड है अंडर सेक्शन 42 एंड सेक्शन 45, और जिसमें जो है वो यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, तो उसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर एसएमईज होगा। अकाउंट एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक म्यूट हो गया, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिए। बी और दूसरी स्लाइड ई और डी। अब इसके बाद स्मॉल साइज कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। थर्ड शेड्यूल के मुताबिक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक हो, अप टू 10 मिलियन, और जिसकी टर्नओवर 150 मिलियन से ज्यादा ना हो, और एम्प्लॉइज की जो स्ट्रेंथ है वो 250 से ज्यादा ना हो, तो उसके ऊपर जो है वो रिवाइज्ड एएफआरएस और एसएससीज जो कि आई कैप ने इशू किया हुआ है वो एप्लीकेबल होगा। तो बात ये है दरअसल कि जो पिछली जो 4 कैटेगरीज हैं उसके ऊपर आईएफआरएस और एसएमईज एप्लीकेबल है, और जो आखिरी वाली कैटेगरी भी हमने पढ़ी है उसके अंदर आईएफआरएस फॉर एसएमईज नहीं बल्कि एसएससी का एक स्टैंडर्ड है एएफआरएस फॉर एसएससी जो कि आईकैप ने इशू किया है वो एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे उनको एनकरेज करने के लिए ये लिखा गया है थर्ड शेड्यूल के अंदर भी, और इवन स्टैंडर्ड के अंदर भी लिखा गया है कि वो अगर चाहें तो वो आईएफआरएस फॉर एसएमईज को अप्लाई कर सकते हैं। एसएससीज जो कंपनीज हैं वो आईएफआरएस फॉर एसएमईज को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पिछली 2-3 स्लाइड्स में मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको जरा सम अप करने के लिए मैंने ये स्लाइड को बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर जो एसएमईज काम कर रही हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की इस टाइम राइट नाउ, जबकि हम ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूं और हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस टाइम कौन सा फ्रेमवर्क है। तो पहली बात कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज जो कि आईएएसपी ने इशू किया, आईकैप ने उसको अडॉप्ट किया और एसईसीपी ने उसको नोटिफाई किया। ये एसआरओ के नंबर वगैरह आपके सामने आ रहे हैं, एसआरओ नंबर 928 और 929 2015 का, इसके जरिए से इसको जो है वो किया गया है पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल। फिर रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज जो कि नोटिफाइड किया गया बाय आईकैप इन 2015 जिसकी मैंने अभी बात की है। ये जो थर्ड जो चीज है वो ये है कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज इस टाइम पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल है वो वही है जो कि इंटरनेशनल वर्जन है, यानी आईएसपी ने जो बनाया है वही आईकैप ने अडॉप्ट किया और एसईसीपी ने उसको नोटिफाई किया हुआ है। लेकिन इससे पहले आईकैप का एक अपना स्टैंडर्ड होता था मीडियम एंड स्मॉल साइज एंटिटीज के लिए, जिसको विड्रॉ कर दिया गया था उस टाइम जब फिर ये वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो था वो आईकैप ने अडॉप्ट कर लिया। तो इसको सर्कुलर नंबर 8 2015 के जरिए से आईकैप ने विड्रॉ कर लिया। आईएफआरएस फॉर एसएमईज जो कि आईएसपी ने इंप्लीमेंट किया, दुनिया के अच्छे एक्सपर्ट्स हायर किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक ग्रुप भी बनाया, इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, उसके जरिए से इसको इम्प्लीमेंट किया, और दुनिया की तकरीबन 100 के करीब जुरिस्डिक्शंस हैं जहां पे आईएफआरएस और एसएमईज जो है वो एप्लीकेबल है, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान के अंदर भी ये सफर जो है, जैसे ही आईएफआरएस और एसएमईज दुनिया में इंप्लीमेंट हुआ तो मैंने आपको अभी बताया कि आईकैप ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया और एसईसीपी के जरिए से उसको नोटिफाई किया गया। बेसिकली जो है वो आईएफआरएस फॉर जो एसएमईज है वो इशू 2009 में हुआ था, जो पहला इसको जो वर्जन है। फर्स्ट रिव्यू उसका कंप्लीट हुआ 2015 में, मई 2015 में, जिस टाइम आईकैप ने इसको बाकायदा तौर पे फिर अडॉप्ट किया। तो बिटवीन 2009 एंड 2015 वो आईकैप का वो अपना स्टैंडर्ड जो था वो एप्लीकेबल रहा। अब 2019 में इन्होंने एक सेकंड रिव्यू स्टार्ट किया हुआ है इस आईएफआरएस फॉर एसएमईज का, जो कि अभी तक अंडरवे है, और 2030
यानी ये मार्च 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट, डिस्कशंस, वेबकास्ट, ये आप जो है वो IFRS की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। इवन IFAC के अंदर एक बड़ा अच्छा जबरदस्त मटेरियल अवेलेबल है और इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है। IFRS फॉर SMEs, अब हम इसकी जो तारुफ IFRS ने पेश किया है, मैं वही तारुफ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जिसने जो चीज बनाई होती है वही उसका सबसे अच्छा तारुफ पेश कर सकता है। तो IFRS फॉर SMEs का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो उन्होंने खुद ही किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस IFRS फॉर SMEs को बनाया क्योंकि हमें नीड्स को कैटर करना था। 95% कंपनीज जो हैं वर्ल्ड वाइड वो कंपनीज हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है वो इसी सेक्टर में होती है। अब इश्यूज ये थे कि जो फुल IFRS है वो इसकी डिमांड्स को कैटर नहीं करता। फुल IFRS जो है उसकी तो अब मैं जैसे आगे चल के एक बड़े दिलचस्प हकायक भी आपके सामने रखूंगा, वो तो उसके तो डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा है। तो ये तो 250 पेजेस का एक सिंगल सेल्फ कंटेन्ड स्टैंडर्ड है, यानी ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर मजीद स्टैंडर्ड्स नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि IFRS जो है वो 15 है, 16 है, इस तरह नंबर लगे हुए, तो ऐसा नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर फिर सेक्शंस हैं। तो एक स्टैंडर्ड है 250 पेजेस का और उसके अंदर जो है वो जितनी चीजें IFRS फॉर SMEs में वो रखी गई हैं जो कि SMEs को कैटर करती हैं, जो कि SME सेक्टर के लिए जरूरी है, और गैर जरूरी जो चीजें थी वो इसमें से निकाल दी गई है। ये अगर आप SME का जो स्टैंडर्ड है इसको फुल IFRS के साथ जरा कंपेयर करें तो ये चंद बड़ी दिलचस्प हकायत आप लोगों को पता चलेंगे। पहली चीज कि इसके अंदर सेक्शंस हैं, वहां पे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी हर एक टॉपिक को एक स्टैंडर्ड दिया गया है फुल IFRS के अंदर। वेयर एज जो IFRS फॉर SMEs है यहाँ पे सेक्शंस है, हर टॉपिक की एक सेक्शन है। इसके बाद जो फुल IFRS है उसके अंदर 3500 पोटेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं। कितने ज्यादा डिस्क्लोजर्स हैं, इतने ज्यादा डिस्क्लोजर तो सिर्फ पब्लिक जो कंपनीज हैं, लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट कंपनीज हैं वही पूरा कर सकती हैं। तो IFRS फॉर SMEs के आने से पहले जरा सोचे कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज थी उनको भी यही पूरा करना पड़ता था। तो अब क्या है कि जस्ट 10% ऑफ फुल IFRS पोटेंशियल जो डिस्क्लोजर्स हैं उसका सिर्फ 10% जो है वो IFRS फॉर SMEs के अंदर रखा गया है। तो 10% सिर्फ फुल IFRS का 10% जस्ट जो है वो SMEs की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मीट करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने SMEs के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मुरतब करने पे ये की है। 4300 पेजेस की लेंथ है फुल IFRS की, बाउंड वॉल्यूम्स की, और यहाँ पे सिर्फ 250 पेजेस के ऊपर पूरे का पूरा IFRS फॉर SMEs है। और जो फुल IFRS है वो हर वक्त जो है वो एनुअल रिव्यू में भी रहता है, फिर उसके बाद उसके स्टैंडर्ड्स अपडेट होते रहते हैं, जबकि इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो आफ्टर 3 इयर्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2015 के अंदर इसका फर्स्ट रिव्यू हुआ है और अब 2019 के अंदर अब इसका सेकंड रिव्यू हो रहा है, तो उसके दरमियान में इसके अंदर कोई खास अपडेट्स वगैरह नहीं होती। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर SME सेक्टर। वो टॉपिक्स जो कि SMEs के स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रखे गए, जिसकी जरूरत नहीं थी, अब ये आपकी स्क्रीन के सामने है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसकी SMEs को जरूरत नहीं होती। SMEs पे कंपनीज का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि उनके डिफरेंट सेगमेंट्स हों, तो फिर सेगमेंट की रिपोर्टिंग की जाए, ये जरूरी नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसको इसके अंदर नहीं रखा। फिर इंटरिम रिपोर्टिंग है, इंटरिम रिपोर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर नहीं रखी गई। अर्निंग्स पर शेयर, इंश्योरेंस और एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये जितने टॉपिक्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं ये IFRS फॉर SMEs के अंदर नहीं रखे गए।
सिंप्लीफिकेशन की सूरत में, सिंप्लीफिकेशन को रखने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए IFRS और SMEs के अंदर ये नहीं रखा गया। अच्छा, चूंकि असर प्रेयर जो है उसका भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टाइम हो चुका है, तो हम अब जरा इसकी ब्रेक लेंगे 10 मिनट्स की। तो ओवर टू पिफा। ये लाइव चलती रहेगी इससे वॉइस
अनम्यूट करें। हाँ? जी सर आपका माइक म्यूट है जी। माइक अनम्यूट करेंगे। जी सर क्लियर है अब आपकी वॉइस। आवाज आ रही? जी सर आपकी क्लियर है वॉइस। सर दोबारा म्यूट हो गई है। अली आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। चले करें यार इसको रिज्यूम। जी सर, जी सर स्टार्ट करें। तो आज के वक्फे से पहले जो डिस्कशन हमने जहाँ पे की है, ड्रॉप वहीं से इसको आगे लेकर चलते हैं। IFRS फॉर SMEs के अंदर जो ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं वो टॉपिक्स जो कि IFRS फॉर SMEs के अंदर नहीं शामिल किए गए, कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है, इंटरिम रिपोर्टिंग है, अर्निंग्स पर शेयर का स्टैंडर्ड है, इंश्योरेंस का स्टैंडर्ड है, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का स्टैंडर्ड है। ये चीजें SMEs के लिए जरूरी नहीं थी, तो IASB ने इसको IFRS फॉर SMEs में से निकाल दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी आप IFRS फॉर SMEs को स्टडी करते हैं माजर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि IFRS फॉर SMEs के प्रीफेस के अंदर लिखा गया है, और ये बेसिकली इस चीज को डिस्क्लोज करता है कि थॉट प्रोसेस क्या है, IASB का अपना थॉट प्रोसेस क्या है। व्हेन IASB डिजाइन्स दिस स्टैंडर्ड, जब वो इसको डिजाइन करता है, इसको बनाता है, इसको मेंटेन करता है और इसको उसने पब्लिश किया हुआ है, तो उसके पीछे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कार फरमा है, वो है जनाब अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट। तो IASB ये कहता है कि हमने जब इस स्टैंडर्ड को बनाया तो हमारी ग्रेटर कंसीडरेशन इस चीज के अंदर थी कि बैलेंस रहे बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए IFRS, फुल IFRS के अंदर मैंडेटरी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कुछ डिस्क्लोजर्स की जो कि आपको पूरा करनी पड़ती हैं। आपकी कॉस्ट होती है, आपको अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं, आपको कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं, आपको क्वालिफाइड IFRS के नॉलेज जो पीपल हैं उनको हायर करना पड़ता है। IFRS फॉर SMEs के अंदर इस उसूल को कैटर किया गया है और कहा गया है कि जहां पे अनड्यू कॉस्ट होगी, अनड्यू एफर्ट होंगे, वहां पे आप उस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन हासिल कर सकते हैं। मतलब ये कि IFRS फॉर SMEs के अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं, आप उसमें से भी एग्जाम्प्ट अपने आप को कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट से भी निकल सकते हैं। तो undue cost or effort exemption means an entity does not need to apply the requirement noted in the standard because of the excessive cost, because of the effort needed to apply it. तो मैं ये समझता हूं कि इस स्टैंडर्ड के अंदर ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे एक एंटिटी इफ, और ये जजमेंटल है, ये हर एंटिटी की अपनी जजमेंट के ऊपर है, क्योंकि अगर एक एंटिटी के लिए कॉस्ट जो है वो बियरेबल है तो हो सकता है दूसरी के लिए वो अनबियरेबल हो। तो IASB ने अपने जो कमेंट्स जब नोट करवाए तो उसमें ये लिखा कि ये जो एग्जेम्पशन है ये जजमेंट बेस पे होगी, और ये जो जजमेंट है वो हर एंटिटी स्पेसिफिक होगी कि जनाबे वाला ये फलानी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी इसके ऊपर अनड्यू कॉस्ट और अनड्यू एफर्ट आ रही है, सो हम इसको अप्लाई नहीं करते। अब यहां से ऑनवर्ड मैं कुछ स्लाइड्स में आपको इस IFRS और SMEs का कंपैरिजन देना चाहता हूं फुल IFRS के साथ। देखिए किसी चीज को समझने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका कार तो ये था कि हम IFRS और SMEs को पकड़ लें और उसी को ही फिर यहाँ पे मैं आपके सामने उसकी प्रेजेंटेशन देता चलूं, वो मुमकिन नहीं है।
उसकी मैं एंड पे अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ताला आपको उसकी मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर करूंगा, दिखाऊंगा भी कि वो स्टैंडर्ड जो है वो जो 250 पेजेस का है उसका एक जनरल सा ओवरव्यू क्विकली आपको दे दूं। लेकिन आप लोग जो इंडस्ट्री से मुझे सुन रहे हैं, जो सीए फर्म से मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर आईएफआरएस को पढ़ा है। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना जो उन्होंने पढ़ा है फुल आईएफआरएस, चूंकि उन्होंने पढ़े हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा है, उन्होंने इन्वेंटरीज को पढ़ा है, ठीक है ना, उन्होंने बाकी स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू का स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो क्यों ना जो उन्होंने पढ़ा है उसके साथ आईएफआरएस पर ऐसे भी इसका कंपैरिजन कर दिया जाए, तो उनको समझ आ जाएगी कि फुल आईएफआरएस में क्या लिखा है और जो आईएफआरएस फॉर एसएमईज है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्या सिंप्लीफिकेशन है। तो हमने कुछ एरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई किया है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं और वो हैं भी इंपॉर्टेंट, जहां पे एसएमईज की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है और फुल आईएफआरएस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसी तरीके से फिर मैंने एक एंड पे कोशिश की कि जो स्मॉल साइज एंटिटीज का स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल नहीं है, वो आई कैप ने खुद से एक अपना बनाया हुआ है, उसको फिर मैंने आईएफआरएस और एसएमईज के साथ कंपेयर किया, तो पता चलाया कि उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो सबसे पहले कि गुडविल, अब आईएफआरएस और एसएमईज और फुल आईएफआरएस में जो मैंने पहला पॉइंट देखा वो गुडविल का था कि गुडविल जो है उसकी फुल आईएफआरएस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो एनुअल टेस्टिंग की है। आप लोगों को पता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या वो पढ़ाते हैं, उनको पता है कि गुडविल की एनुअल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है और अमोर्टाइजेशन नहीं होती गुडविल की। जबकि एसएमई के अंदर, एसएमई वाले स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो एनुअल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और वहां पे अमोर्टाइजेशन है 10 इयर्स की एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि जब एसएमईज का ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है इसके अंदर एक असूल ये भी है, अलाइनमेंट का असूल और इंडिपेंडेंस का असूल। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आईएफआरएस और एसएमईज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई आप आईएफआरएस और एसएमई को अलाइन कर दें विद फुल आईएफआरएस, और इंडिपेंडेंस का असूल ये कहता है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फुल आईएफआरएस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो एसएमई वाले स्टैंडर्ड के अंदर पूरी हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये उसकी एक एग्जांपल है इंडिपेंडेंट की कि फुल आईएफआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है एनुअल टेस्टिंग की, जबकि आईएफआरएस और एसएमई के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो अमोर्टाइजेशन की है। तो यहाँ अलाइनमेंट नहीं है, यानी वो कुछ कह रहा है फुल आईएफआरएस और आईएफआरएस और एसएमई कुछ कह रहा है। ये इसलिए है क्योंकि अगर हमने अलाइनमेंट के पीछे लग गए फुल ऑफ आईएफआरएस के पीछे, तो फिर तो रिक्वायरमेंट जो है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर तो डिस्क्लोजर बढ़ जाएंगे, कंपनी की कॉस्ट, अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट बढ़ जाएगी। दूसरी जो चीज फर्क वाली मैंने देखी वो थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड है IAS 38। उसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। एक 6 स्पेसिफिक क्राइटेरिया है IAS 38 के अंदर जिसके तहत हम डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हैं, जबकि आईएफआरएस और एसएमईज की सिंप्लीफिकेशन के लिए डेवलपमेंट कॉस्ट समेत जो रिसर्च कॉस्ट है सबको एक्सपेंस कर दें। आईएफआरएस और एसएमईज कहता है सबको एक्सपेंस कर दें, जैसे कॉस्ट इनकर हो उसको एक्सपेंस आउट करते जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते जाएं, उसके एसेट्स ना बनाएं, उसको इंटेंजिबल एसेट्स में ना लेकर जाएं। याद रहे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि एक्सटर्नली एक्वायर्ड होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ट्रेडमार्क है, एक्सटर्नली एक्वायर्ड हो सकता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट यहाँ इनकर होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको अलहदा करनी पड़ती है कॉस्ट, आपको अपनी क्राइटेरिया के साथ मीटअप करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या ये कैपिटलाइज हो गया है कि नहीं, तो फिर कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो वो कैपिटलाइजेशन के लिए आईएफआरएस और एसएमईज ने आपको एक सहूलत दे दी है कि जनाब आप जो है वो इसको एक्सपेंस आउट कर दें। तो जिन लोगों के यहाँ ये अप्लाई हो रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी ये बेनिफिशियल चीज है।
फिर जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है ना। इसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज कहता है कि एंटिटीज कैन प्रेजेंट अ सिंगल कंबाइंड स्टेटमेंट। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि सिंगल कंबाइंड स्टेटमेंट से क्या मुराद है। सिंगल कंबाइंड स्टेटमेंट से मुराद है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो चीजें हैं ना, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस है, कोई फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का डिफरेंस है, आप उसको इसी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ही लिख दें, अलहदा से कोई नई स्टेटमेंट ना बनाए। ये प्रेजेंटेशन के एतबार से एक सहूलत है जो कि यूजर्स को दी गई है, एंटिटीज को दी गई है, क्योंकि एसएमई का जो यूजर है वो इतना क्रिटिकल नहीं है, वो बैंक का यूजर नहीं है, वो एक छोटी कंपनी का जिसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसका यूजर है, उसको सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। जबकि वहां पे ये रिक्वायरमेंट है कि सेपरेट स्टेटमेंट्स मैंडेटरी। देन बोरोइंग कॉस्ट एक बड़ा ही अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, इशू है कि क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर सब्सटेंशियल टाइम एंड रिसोर्सेज इनकर होते हैं उनको बनाने के लिए। तो बोरोइंग कॉस्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि जनाब जितनी भी जो क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगी आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, ये रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन आईएफआरएस फॉर एसएमई के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं, हाँ वो आप क्वालिफाइंग एसेट है तो अब भी आपने उसको एक्सपेंस आउट कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कैपिटलाइज नहीं कर। ये एक बड़ी कह लें कि अगेन सिंप्लीफिकेशन का मैयर है जो कि आईएफआरएस फॉर एसएमईज के अंदर है। आप ये देखिए कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको कैपिटलाइज करने के बाद उसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, तो ये सारी जो अमाउंट है ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। देन वेरी हॉट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जनाबे वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरा है। आपको पता है कि आईएफआरएस 9 जो है वो अब मार्केट में है और वो अवेलेबल है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और मैं बिफा की फैसलाबाद ब्रांच कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो अकाउंटेंट्स ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं उनके लिए इसकी आसानी के लिए भी कोई वेबिनार करवाएं, कोई वर्कशॉप करवाएं, जैसे आज आपने इसको इनेकाद किया है, तो इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला कोई डिस्कशन करें। ये हमने आईएफआरएस 15 के ऊपर तो किया है, 9 के ऊपर बात नहीं की, तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं रिक्वेस्ट उनको करूंगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अब आईएसबी ने क्या ऑप्शन आपको दी हुई है, अगेन वेरी एक इंटरेस्टिंग भी ऑप्शन है और बड़ी सिंपल ऑप्शन भी है। क्या है, एक तो जनाब जो सेक्शन 11 और 12 है जो इस स्टैंडर्ड के अंदर है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज के स्टैंडर्ड के अंदर एक सेक्शन 11 है और 12 है, उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई, रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट, मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, आप उसको फॉलो कर लें। यानी ये एक ऑप्शन आपको दी गई है कि आप उसको फॉलो कर लें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग के लिए, या आप आईएस 39 की तरफ चले जाएं। ये आईएस 39 क्या चीज है, अब जो यंगर जो लॉट है वो तो आईएफआरएस 9 को पढ़ रही है, उसी के बेस पे अपने पेपर पास कर रही है। तो आईएस 39 भाई इससे पहले ये होता था कि आईएफआरएस 9 से पहले आईएस 39 जो है वो रिक्वायरमेंट्स पेश करता था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, प्रेजेंटेशन उसकी कैसे होनी है। तो आईएस 39 की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आईएफआरएस फॉर एसएमईज अभी भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन दी गई है एसएमईज को कि वो चाहें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को फॉलो कर लें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग के लिए, या वो फिर आईएस 39 पे चले जाए। जबकि दूसरी जानिब फिर देख लें कि फुल रिक्वायरमेंट्स है जो कंटेन्ड है एज पर आईएफआरएस 9, तो ये अगेन अलाइनमेंट का यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे फिर इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स की। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले फंड्स ग्रांट्स उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स के हवाले से एक प्रिंसिपल होता है
वो प्रिंसिपल ये होता है कि आपको जो ग्रांट्स मिली हैं वो आपने फौरन नहीं रिकॉर्ड कर देनी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जब ग्रांट्स देती है तो कुछ कंडीशंस के ऊपर देती है, सब्सिडीज देती है, कुछ बेनिफिट्स देती है, तो साथ उसके कंडीशंस भी लगाती है कि फलानी कंडीशन को पूरा करें, फलानी कंडीशन को पूरा करें। तो IFRS जो है फॉर SMEs, उसके अंदर फिर एक सिंपल प्रिंसिपल प्रेजेंट किया गया है SMEs के लिए, वो ये है कि दे डू नॉट रिक्वायर मैचिंग ऑफ ग्रांट इनकम विद एक्सपेंस। उनको नहीं चाहिए कि वो अपनी ग्रांट इनकम को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करें, अपनी कंडीशंस के साथ उसको मैच करें, जबकि IFRS जो है वो रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द पीरियड्स नेसेसरी टू मैच एक्सपेंसेस। तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, और मैचिंग का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करना होगा। तो ये जो चीज है कि IFRS फॉर SMEs के अंदर ये जितने पॉइंट्स अभी तक आपने देखे हैं, ये सारे जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन के मेजर्स हैं। ये सिंप्लीफिकेशंस की गई हैं कि फुल IFRS में जो है वो चीजें SME से हटके होनी चाहिए। और ये मैंने 1 बाय 1 आपके सामने एक यानी ओवरव्यू रखा है कि वो चीजें जो कि SMEs के लिए जरूरी नहीं है या SMEs के लिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताई गई हैं वो क्या है। नाउ मूविंग टुवर्ड SSCs, स्मॉल साइज एंटिटीज, उसके लिए ICAP ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसकी 22 सेक्शंस हैं। ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अंदर सेक्शंस हैं, और ये इफेक्टिव हुआ है ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2015 से। 2015 से आने वाले अगले जितने भी पीरियड्स थे, एनुअल पीरियड्स, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल था। आज भी ये एप्लीकेबल यही है SSCs के लिए, और SSCs इसको अप्लाई करती हैं। और मैंने जैसे आपको कहा है कि अब चूंकि कंपनीज एक्ट के अंदर भी जो है ना अनरिजर्व कंप्लायंस की बात की गई है, जब कंपनीज एक्ट 2017 आया कि आप चाहें तो फुल IFRS को अप्लाई कर सकते हैं, SMEs को भी ये ऑप्शन दी गई, SSCs को भी ऑप्शन दी गई। तो इसी तरीके से इनके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है बहरहाल कि ये चाहें तो ये SMEs के स्टैंडर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है जो ICAP ने बनाया है, ये स्मॉल साइज एंटिटीज जो ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान है उन पे एप्लीकेबल है। इसकी 22 सेक्शंस हैं टोटल। मैंने अब इसका भी एक जायजा लिया कि SSC का जो स्टैंडर्ड है वो SMEs के जो स्टैंडर्ड है उससे कितना मिलता जुलता है। तो मुझे तो पहले तो ये एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरा अपना एनालिसिस है, इसके साथ आप एग्री करें डिसएग्री करें, वो एक ज़्यादा स्वाबदीदी इख्तियार है आपको। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कोई खातर खा इतना कोई मैंने फर्क नहीं देखा। SMEs का जो स्टैंडर्ड है और SSCs का जो स्टैंडर्ड है, खातर खा भी मैंने फर्क नहीं देखा। जब मैंने डिफरेंसेस तलाश करने की कोशिश की, कंपैरिजन करने की कोशिश की, तो मेरा मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है SSC का स्टैंडर्ड और जो SMEs का IASB का बनाया हुआ स्टैंडर्ड है उसके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो डिफरेंसेस लोकेट हुए हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। पहली जो चीज है वो कंपोनेंट्स की मैंने देखी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, सेट होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कैश फ्लोज, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स है, ठीक है ना। तो वो इन्होंने SSC का जो मिनिमम सेट है उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि भाई आपके लिए एक रिलैक्सेशन है, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दो, इनकम स्टेटमेंट दे दो और अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दो। तो इन्होंने ये एक SSCs के लिए एक और आसानी वाला मेजर किया है कि जनाब मिनिमम ये जरूर दें, उसके बाद ऊपर तो आप देना चाहें तो कैश फ्लो और वो चीजें दे सकते हैं। तो ये मिनिमम की बात की गई है। ये कुछ मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी कि एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हालांकि मैंने अगर आप जो मेरी प्रेजेंटेशन शुरू से देखते आ रहे हैं तो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल जो है
वो उसके अंदर नहीं है, एसएमईज के अंदर नहीं है। जो पुरानी जो मैंने अभी आपके साथ स्लाइड भी शेयर की उसके अंदर मैंने मेंशन भी किया। जबकि एसएससी का जो स्टैंडर्ड आईकैप ने बनाया है उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस फॉर एसएमईज एंड ईएफआरएस फॉर एसएसईज कि जनाब एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एसएमई के स्टैंडर्ड के अंदर वो तो नहीं मैंने देखा, लेकिन जो एसएसई है उसके अंदर इसकी सेक्शन मैंने देखी और उसके साथ उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन की गई थी। ये एक सिंप्लीफिकेशन का मैयर है इनकम टैक्स की। अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड है IAS 12, इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स अब इन अलाइनमेंट है विद IAS 12, यानी IFRS फॉर SMEs के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो IAS 12 के साथ अलाइनमेंट के साथ है। यहाँ पे जो उन्होंने स्टैंडर्ड के अंदर सिंप्लीफिकेशन की है लेकिन वो IAS 12 की इन अलाइनमेंट की है। जबकि जो SSE है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ टैक्सेस पेएबल की है, जो कि करंट टैक्स है। उसके अंदर डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन एज सच डिटेल कंप्यूटेशन और उसका जो डिस्क्लोजर है उसकी बात नहीं की गई। तो फिर ये एसएससी के लिए ये एक एज हो जाता है, एसएससी के लिए ये एक सिंप्लीफिकेशन मैयर हो जाता है कि अगर वो एसएससी का जो स्टैंडर्ड है AFRS उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे उनको करंट टैक्स की कंप्यूटेशन ही जस्ट करनी है। और जो IFRS SMEs है वहां पे IAS 12 की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स में जो सिंप्लीफाइड है वो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें डेफर्ड टैक्स बहरकैफ शामिल है। बोरोविंग कॉस्ट, अब यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है और डिफरेंस जो है वो इनवर्स जाता है, बेनिफिट में नहीं जाता, नेगेटिव चला जाता है। कि जो एसएससीज हैं एसएससीज के अंदर तो रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल कि बोरोविंग कॉस्ट जो है वो IFRS फॉर एसएमईज अलाउ करता है कि आप उसको एक्सपेंस आउट कर लें, लेकिन एसएससी का स्टैंडर्ड जो है वो अलाउ की बात तो कर रहा है। वहां लिखा है कि ऑल बोरोविंग कॉस्ट शैल बी एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन साथ में कहता है कि जो बोरोविंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए है उसको कैपिटलाइज किया जाए। तो मतलब ये है कि उसने साथ फिर एक ऑप्शन भी दी है और साथ ये कहा भी है कि जनाब आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ये वाला अप्लाई करना है। तो मतलब ये कि यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट आ जाता है बिटवीन IFRS फॉर SMEs एंड EFRS फॉर SSE। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं उनको लूंगा, टेकअप करूंगा। तो अब जरा देखते हैं जी, पहले तो चैट के अंदर देख लेते हैं। तो मैं जरा क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह ताला लेते हैं। आप चैट पे भी दे सकते हैं, उसके अलावा जो है वो आप मुझे जो है वो अगर अपना करना चाहें हैंड रेस करें, मैं आपका माइक ऑन करूंगा और हम इंटरेक्टिव सेक्शन कर सकते हैं ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस टाइम मैं एक बड़ी शफीक सी शक्ल भी देख पा रहा हूँ, उस्मान साहब जो हैं, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। उस्मान साहब आपका अगर क्वेश्चन है जी प्लीज आपसे शुरू करते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे दें और प्लस जो है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उसमें ये है कि जी मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन लिया है और मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने बड़े आसान तरीके से समझाया है। और मैंने एक बेसिकली इंटरेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करनी थी कि जो आपने एसएमईज का कहा है कि 800 मिलियन मैक्सिमम उसकी सेल होनी चाहिए, आई थिंक रेवेन्यू जो है, तो 800 मिलियन जो है मतलब 80 करोड़ रुपए। तो ये जो सारा आईकैप ने ये जो इसका आईएफआरएस को जो एसएमईज के लिए बनाया है, तो 80 करोड़ पे जो 800 मिलियन है बहुत कम सेल नहीं है? सबसे पहले तो शुक्रिया उस्मान साहब आपके व्यूज का।
और हमारी कोशिश यही होती है कि सिंप्लीफाइड तरीके से बात की जाए, और आज का जो स्टैंडर्ड है वो तो ये ज्यादा चाहता था कि मैं सिंप्लीफाइड बात करूं। 800 मिलियन की आपने बात की है और उसमें आपने एक तबसरा किया है बेसिकली कि ये कम तो नहीं है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर तो आपको ये लगता है कि मसलन इस क्राइटेरिया को बढ़ाना है तो आपको एसईसीपी में लिखना होगा। यू हैव टू राइट अप टू एसईसीपी। तो आप एसईसीपी को भी लिखें, क्योंकि ये बेसिकली कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर 3rd शेड्यूल में मेंशन की गई रिक्वायरमेंट है कि ये जो टर्नओवर है वो 800 मिलियन तक अगर रहेगी तो फिर जो है वो कंपनी जो है वो एंजॉय कर सकती है स्टेटस मीडियम साइज कंपनी का। और उसके अंदर जो है वो मजीद दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, तभी वो जो है वो मीडियम साइज कंपनी में आएगी। तो इसमें एसईसीपी लेता रहता है सजेशंस। तो आप माशाल्लाह जो है वो अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आप जरूर लिखें। लेकिन ये कि मेरे नजरिए के मुताबिक अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये क्राइटेरिया जो है वो प्रेटी मच ओके। मैं अपने क्वेश्चन पर फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को भी मौका दूंगा कि वो अपनी बात करें। एक मेरी सजेशन है और एक इसी पर मेरा क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक समझता हूँ कि मैं एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में एचओडी फाइनेंस हूँ, मीडियम साइज। अब हमारी जो सेल है वो अराउंड 2 बिलियन एनुअल है, ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो भी खुद को स्मॉल या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन ही समझते हैं। लेकिन एक बात ये बताइएगा कि हमारी ये जो कॉन्सेप्शन है कि हम 2 बिलियन के हैं लेकिन तब भी हम समझते हैं कि हम तो एक नॉर्मल सी स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी क्या है कि क्या हम लोग एलटीयू के अंदर जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है उसमें फॉल करेंगे या उस इतबार से हम मीडियम में ही है? तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। और सजेशन मेरी ये है कि मैं चाहूंगा कि सर जो आईएफआरएस इस वक्त करंटली एक्टिव है, आप पिफा के थ्रू या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें उसका एक ओवरव्यू दे दें कि बहुत सारे ऐसे मेरे साथ कोलीग्स होंगे या जो पार्टिसिपेंट्स होंगे कि शायद वो पूरे आईएफआरएस के फ्रेमवर्क्स को नहीं जानते होंगे कि हर आईएएस या आईएफआरएस क्या डिफाइन कर रहा है। बहुत सी चेंजेस आ चुकी है, तो एक ब्रीफ समरी हो कि जिसमें बोरिंग कॉस्ट है तो ये इसके अंदर क्या चीज होती है और ये एक्टिव है या नहीं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं क्विकली आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देता जाता हूँ। देखिए 2 बिलियन आपकी कंपनी समझती है कि हम मीडियम में फॉल करते हैं, तो आप उनको जरूर एजुकेट करें कि आप 2 बिलियन में अगर आप चले गए हैं तो आप इसमें फॉल नहीं कर रहे। तो एलटीयू की जो हदबंदी होती है वो ज्यादा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज का जो हमारा है वो ये एसएमईज हैं और उसके बाद फिर कंपनीज एक्ट की है, तो उसके ऊपर मैं नहीं भी तबसरा कर पाऊंगा। आपकी जो सजेशंस हैं वो दीज आर वेरी गुड और मैं उसको वेलकम करता हूं। और पिफा के जो ब्रांच कमेटी के पर्संस हैं वो भी हमारे साथ जो हैं वो इस टाइम अटेंडेंस में हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो सुन रहे होंगे। हमारे जो सीपीडी कन्वीनियर हैं, नेशनल सीपीडी कन्वीनियर एम एस सुलेमान साहब, वो भी सुन रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जरूर हम करेंगे। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं, मुबीन बट प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी फर्स्ट ऑफ ऑल सर अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। It's been a great experience and good learning environment, especially the slides quite interesting and easy to comprehend. So we have already studied these in different institutions like MCOM and then ACMA, then FCMA, then Institute of Bankers and others. Now, what I would like to inquire from you, sir, that if you can Yes. tell us that are these IFRS are to be implemented during the mandatory or annual audited account submission by the SME? Because there is no such requirement under SBPPR. That the financials of the borrowing clients over and above the specific threshold for SE and ME, like 10 million and above or 15 million and above, do need to comply with these IFRS. Am I right, or there is something new in the pipeline?
सॉरी, That's all. आपने कहा है कि किसके मुताबिक बनाना है आपने फाइनेंशियल? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हम तो सिर्फ देखें जो जो स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं या दूसरी चीजें हैं वो तो अभी जैसे इससे पहले फाइनेंसिंग की बात हो रही थी ना कि जी 800 मिलियन से ज्यादा का भी ऐसी थ्रेशोल्ड होना चाहिए, तो जाहिर है वो तो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस अंडर एसबीपी पीआरस वो तो स्टेट बैंक ही डिफाइन करता है ना, उस पर तो आप भी और या हम इधर कोई भी बैठ के कमेंट नहीं कर सकता, वो जब रेगुलेशन चेंज होंगे तब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी सिनेरियो में इस चीज को मैं एक और आगे इसको एक मैं चीज आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि जैसे अब स्टेट बैंक के जो पोटेंशियल रेगुलेशंस हैं वो तो मैंडेट नहीं इसको करते, मैंडेटरी नहीं है कि जो फाइनेंशियल सबमिट करें बोरोवर्स टू द बैंक्स वो आईएफआरएस कंप्लाइड होने चाहिए, सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है ना कि ऑडिट होने चाहिए। तो एम आई राइट कि ऐसा ही है या अभी क्या कोई फ्यूचर मजीद इसमें अगर अभी ऐसे ही अगर ऐसा ही है तो फिर इसमें फर्दर कोई चीजें अंडर पाइपलाइन है बाय द एससीसीपी और एसबीपी और सम अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज? ये मेरा क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया मुबीन भट्ट साहब। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन है मैं पहले वो जरा रिपीट कर देता हूँ। ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से हैं और इन्होंने माशाल्लाह अच्छा फीडबैक दिया, इसके ऊपर मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के हवाले से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो बोरोवर आता है और फाइनेंशियल्स हमारे पास जो है उसकी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आईएफआरएस और एसएमईज को यानी उसको किया जाए, मैंडेटरी किया जाए कि वो उसको कंप्लाई करे, तो ये इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो है, जो भी बोरोवर है जिस साइज का भी है उसको जब भी फाइनेंसिंग लेनी है बैंक के पास जाना है तो उसको जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन बंदा है जो कि वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, क्या वो एसएससी है, क्या वो एसएमई है, वो कौन है? अगर तो वो एसएससी है तो उसका ऑडिटर ये मेक श्योर करेगा कि वो फ्रेमवर्क ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि जब वो फाइनेंशियल्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा तो वो ये देखे कि ये फाइनेंशियल्स जो है वो किस फ्रेमवर्क के तहत बने। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है उसका पूरा करने की जिम्मेदारी वो ऑडिटर के ऊपर है कि वो ये देखे कि उसके मुताबिक है कि नहीं। अगर उसके मुताबिक है तो वो अनमोडिफाइड रिपोर्ट देगा, और अगर उसके मुताबिक नहीं है तो वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई भी कर सकता है। होप्स हो कि आप क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। खलीलुर रहमान साहब। खलीलुर रहमान साहब का माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, first of all, thank you for this great workshop for us to Thank you. update us about the IFRS for SMEs. Now, sir, my question is about two things. One, sir, IFRS 15 जो है सर रेवेन्यू रिकग्निशन का, उसके अंदर सर जिस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम SMEs की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिस्क्लोजर्स क्या कम हो जाते हैं, यानी जैसे, और इसके अलावा रिकग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है। दूसरा सर ये कि IFRS जो हैं यानी जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं जो ICAP ने इशू किए हैं सर, वो भी SMEs और जो लार्ज एंटिटी उनके लिए सेम होंगे या उसमें भी कुछ चेंजेस हैं एप्लीकेशन के हवाले से? ठीक है। चलो, और सर बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन। हाँ सर, तीसरे सर एक चीज़ और है कि जैसे कुछ चीज़ें IFRS और SMEs के अंदर अलाउ, वो आपको छूटेगा, वो नहीं यूज़ ना करें, जैसे फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर के एग्जांपल है। अच्छा सर इशू ये कि इसमें ये रिक्वायरमेंट भी है ना कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं या हम कोई डिस्क्लोजर देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल EPS निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्यों निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब हम जस्टिफाइबल हों कि हम EPS को हम यानी इसको डिस्क्लोज करें, तो उस सूरत में सर हम जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ IFRS की ले रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों में अप्लाई हम नहीं कर रहे और SMEs के स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक ये भी एप्लीकेशन होती है। अगर हमने एक चीज़ भी IFRS के मुताबिक ली हुई है तो वो सारी फिर
अप्लीकेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप ओवरऑल आपको IFRS फॉलो करना पड़ता है। तो अच्छा, क्वेश्चन जस्टिफिकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अर्निंग्स पर मैं शेयर के बारे जस्टिफिकेशन से सर ये मेरा ये है कि भाई अगर अर्निंग पर शेयर की क्यों जरूरत पड़ रही है निकालने की, एक अगर SME है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना। में? बहुत शुक्रिया, मैंने आपके क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, इसका आंसर दे देता हूँ। पहले आपने ये पूछा है कि IFRS 15 जो है उसका जो डिस्क्लोजर है वो देना है, उसकी रिकग्निशन, मेजरमेंट, क्राइटेरिया, ये सारा कुछ करना है। तो IFRS फॉर SMEs के लिए क्या है इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? तो ये सुन के आपको बड़ी हैरत होगी कि IFRS फॉर SMEs जो है वो अभी तक अलाइन नहीं है IFRS फॉर 15 के साथ। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो IFRS फॉर SMEs है वहां पे जो प्रिंसिपल्स हैं रिकग्निशन के, मेजरमेंट के, वो वही हैं जो कि पहले वाले स्टैंडर्ड के अंदर थे रेवेन्यू में, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारी बात वही है। अब जो सेकंड रिव्यू IFRS फॉर 15, IFRS फॉर SMEs का हो रहा है, उसमें इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इसको IFRS फॉर 15 के साथ अलाइन कर दें। ये अब डिस्कशन हो रही है। तो ये उसके बाद अगर तो इसमें अपडेट आई तो फिर वो यही होगी कि इसको IFRS पे 15 के साथ इसके डिस्क्लोजर्स और जो भी उसका मॉडल है ना, वो 5 स्टेप मॉडल IFRS पे 15 में, उसके साथ इसको अलाइन कर दिया जाएगा। अभी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि इस्लामिक जो फंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है जो ICAP ने किया है, उसका भी कोई है पैरामीटर्स, तो उसके ऊपर अभी यानी कुछ कहना कबल वक्त है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स उसके यहाँ मौजूद है कि नहीं है। अच्छा, अर्निंग्स पर शेयर के हवाले से आपने बात की है जस्टिफिकेशन की, तो जस्टिफिकेशन के हवाले से भी मैं यही कहना चाहूंगा। अर्निंग्स पर शेयर में ये है कि जो IFRS फॉर SMEs है वो क्या कहता है, ये देखिए जरा स्लाइड जो मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए IFRS अर्निंग्स पर शेयर एप्लीकेबल नहीं। अब आपने ये क्वेश्चन किया कि अगर एक कंपनी जस्टिफिकेशन पेश करती है और वो अर्निंग्स पर शेयर को डिस्क्लोज करना चाहती है, तो क्या वो IFRS फॉर SME से कहीं निकल तो नहीं जाएगी? तो यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि आप IFRS फॉर SME से कब निकलते हैं, ये पॉइंट समझना जरूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। IFRS फॉर SME से आप उस वक्त निकलेंगे जब आप IFRS फॉर SMEs की कोई रिक्वायरमेंट जो कि मेंशन की गई है, बताई गई है, आप उसको पूरा ना करें और अपने फाइनेंशियल्स के अंदर जाके लिख दें कि मैंने इसको IFRS फॉर SMEs के मुताबिक बनाया है, जबकि वो IFRS फॉर SMEs की कोई एक भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। तो वो IFRS फॉर SMEs के बारे में आप ये कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दे सकते कि जनाब मैं ये IFRS फॉर SMEs की को पूरा कर रही। लेकिन अगर आप जो है वो IFRS फॉर SMEs जो है उसके साथ साथ एक एडिशनल डिस्क्लोजर देने जा रहे हैं अर्निंग पर शेयर का, जबकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपोज कर लेते हैं एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर आप अर्निंग पर शेयर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, आपके यूजर की रिक्वायरमेंट है, आपके बैंक वाले की रिक्वायरमेंट है, क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप IFRS फॉर SME से नहीं निकलेंगे, आप IFRS फॉर SMEs के अंदर रहेंगे। होपफुली कि आपको जो है आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो है वो अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर दें, तो मैं जो है वो आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी, तो ये चैट में भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछे गए। Does this standard also apply to government sector SMEs? तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो है वो SMEs का इतलाक होता है। ये हमसे पब्लिक सेक्टर से क्वेश्चन किया गया है। अशरफ अली साहब हैं, ऑडिट ऑफिसर हैं कोई, तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा
कि एसएमई का जो स्टैंडर्ड है इसके बारे में ये डिसीजन लेना कि ये पब्लिक सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट सेक्टर पे भी एप्लीकेबल है, ये किसने करना है? जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको रेगुलेट कर रहा है। उसने तो 3rd शेड्यूल में बता दिया कि जनाब ये जितनी भी ये कंपनीज होंगी, जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि एसएससीज और एसएमईज का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रही हैं, आपके सामने अभी दोबारा, तो उसको वो फॉलो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ने अगर अपनी एसएमईज के ऊपर इसको एप्लीकेबल करना है तो उन्हें भी इस तरीके का एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान में अभी है सूरत हाल और दुनिया में भी जो है वो इप्सास अप्लाई होते हैं, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग बोर्ड उसको बनाता है और वो स्टैंडर्ड्स हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक जो है वो वेबिनार करने की जरूरत है। फिर क्वेश्चन है जी मेरे पास चैट में रिसीव हुआ है, वो ये है कि जो एसएमईज जो हैं क्या वो फुल आईएफआरएस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? इन दिस केस वुड देयर बी एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम एससीसीपी? तो इसके ऊपर एससीसीपी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, आप जो है वो फुल आईएफआरएस के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, फिर जी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेंट में रिसीव हुआ है, उसमें ये है जी कि उन्होंने इसकी फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया है। उन्होंने कहा जी कि एक्सीलेंट वेबिनार, प्लीज अरेंज नेक्स्ट सेशन ऑन फुल आईएफआरएस एंड आईएफआरएस फॉर एज सम प्लीज एडवाइस शुड बी फॉलो आईएएसबी डेफिनेशन फॉर क्राइटेरिया ऑफ एसएमई और कंपनी एक्ट। जो तो इनका जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ये आपके सामने मैंने जब बिल्कुल प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी। तो इन्होंने कहा है कि क्या हम उस डेफिनेशन को लेंगे या जो पाकिस्तान के अंदर एसएमई की डेफिनेशन की गई है उसको लेंगे। तो इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो डेफिनेशन की गई है वो प्रिंसिपल बेस्ड डेफिनेशन के अंदर जस्ट ये बताया गया है कि कौन सी ग्रॉस लेवल के ऊपर बताया गया है कि कौन सी एंटिटीज जो हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज होंगी। उसमें सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये बताई गई है कि वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से दूर हो, उसका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक ना हो। और दूसरी बात की गई कि वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। याद रहे आप लोग अकाउंटेंट्स हैं, आपको पता है कि एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो ये फ्रेमवर्क आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये आईएफआरएस पर एसएमईज आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। उसके लिए और फ्रेमवर्क है, वो जिस फ्रेमवर्क के तहत आपने वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो अलग फ्रेमवर्क होगा। तो जो हमसे जिस पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया उसका आंसर यही है कि जनाब जो पाकिस्तान के अंदर जो एसएमईज की जो डिफाइन किया गया है उसको, क्योंकि वो डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द साइज क्राइटेरिया अप्लाई किया गया है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि अभी जैसे हमने ईपीएस के बारे में क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम ईपीएस को डिस्क्लोज करते हैं तो क्या ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स जो ईपीएस की है उस स्टैंडर्ड की है या उस सारे आईएफआरएस उसको फॉलो करें? तो सारे स्टैंडर्ड्स की तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर ईपीएस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपको सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना। If any entity turnover change resulting in making it fall in becoming large size entity, what additional disclosures to be followed? ये एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, सायरा अकबर एक पार्टिसिपेंट है, उनकी जानिब से कि अगर एक एंटिटी जो है वो अपनी जो उसकी जो टर्नओवर है वो चेंज हो जाए और रिजल्ट इन मेकिंग इट फॉल इन बिकमिंग लार्ज साइज एंटिटी, तो व्हाट एडिशनल डिस्क्लोजर टू बी फॉलोड? तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर वो लार्ज साइज एंटिटी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है
और वो जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर एंटिटीज की डेफिनेशन से आउट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज क्राइटेरिया। तो फिर उसको जो है वो IFRS, जो फुल IFRS है, उधर जाना है, फुल IFRS को अप्लाई करना है और फुल IFRS की जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो है वो फॉलो करके, जो उसके देखिए डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं। डिस्क्लोजर्स वो चीज है जो कि आपने अपने नोट्स के अंदर मेंशन करनी है। हर IFRS, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्लोजर्स, रिकग्निशन और मेजरमेंट, ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फिर जब IFRS की जो 3500 डिस्क्लोजर्स हैं उनमें से जो जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता जाएगा वो आपके डिस्क्लोजर्स में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर पहले साल वो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज से लार्ज में गई है तो वो ये एक डिस्क्लोजर जरूर देगी कि पहले जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहा है वो SMEs का रहा है। अब से ऑनवर्ड जो है वो फुल IFRS मैंने अप्लाई किए हैं और वो फर्स्ट टाइम होगा। अच्छा, ये भी चीज इस क्वेश्चन के अंदर साथ आंसर देता चाहूं। IFRS फॉर SMEs और फुल IFRS, इसमें ट्रांजिशंस होती हैं। अगर आप फुल IFRS से SMEs में आए हैं तो ट्रांजिशंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी, ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस होती हैं। इसी तरीके से IFRS और SME से निकल के अगर आप फुल IFRS के अंदर गए हैं तब भी आपको ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो है वो अप्लाई करनी है। जीशान शाहिद साहब जो है उन्होंने भी वेबिनार अटेंड किया, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका क्वेश्चन भी हमें रिसीव हुआ है कि हमने स्कोप को डिस्कस किया है तो इसकी जो है वो कैसे इसको करें। तो मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि देखिए जी, इसके ऊपर पूरी एक वर्कशॉप होनी चाहिए। आप लोग अपनी पिफा सेंटर में या पिफा को ईमेल करें और वो फिर इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला की वर्कशॉप, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अंदर तो मैं सिर्फ आपको तारुफ ही पेश कर सकता हूँ SMEs का। अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ चला जाऊं तो वो तो फिर बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन मैंने चूंकि आपसे एक वादा किया था कि आपको दिखाऊंगा कि IFRS फॉर जो SMEs है उसकी शक्ल सूरत किस तरह की है, क्योंकि आप लोग अटेंड कर रहे हैं और मेरे पास काफी मटेरियल है। आप लोगों में से जो भी बंदा मुझसे मटेरियल लेना चाहे वो भी मुझसे जो है वो राब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह ताला उसके साथ जो मटेरियल है वो सारा शेयर करूंगा। ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो अभी आपकी स्क्रीन पे एक शो भी हो रहा है। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जनाबे वाला इसका 250 जो पेजेस का ये बन रहा है, ये देखिए जरा। तो ये है जी IFRS फॉर SMEs, ये ऊपर 2015 लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट रिव्यू वाला है। ठीक है जी, तो ईमेल जो है वो आप पिफा पे भी आप ईमेल कर लें तो तब भी ठीक है। मैं अली से कह दूंगा आप ईमेल जो है वो लेने में, अपनी ईमेल भी आप लोगों के साथ जो है वो डायरेक्टली ये मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो है वो कांटेक्ट कर लें, जिस तरीके का आपको गाइडेंस और मटेरियल चाहिए होगा इंशाल्लाह ताला आई विल प्रोवाइड। तो और कोई बंदा जो आना चाहे, इंटरेक्ट करना चाहे, माइक हाजिर है जनाब, तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। तो कर लेते हैं, हमारे पास 5-10 मिनट ही बस रह गए हैं, फिर हमने इसको वाइंड अप करना है। कोई भी बंदा बात करना चाहे अगर बाकी पार्टिसिपेंट से, पूरी इस सेशन के हवाले से और प्रेजेंटेशन के हवाले से, या कोई क्वेश्चन करना चाहे तो ही और शी इज वेलकम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका ट्रीटमेंट जो है वो IFRS और SMEs के हवाले से, तो ये मैं उनका आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि अब वो तो डिटेल में आंसर तो नहीं, उनकी उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उसका क्या है। तो उसके बारे में मैं यही उनको सिर्फ बता सकता हूँ अभी कि ये आपके सामने जो सेक्शंस हैं ये सारी ये IFRS और SMEs आपके सामने है सारा, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं, ये सारा ये आपके सामने। तो उसमें इनका जो क्वेश्चन का आंसर वो ये है कि देखें इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई किया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें। तो एक तो ये है कि IAS 39 पुराना वही प्रेजेंटेशन का अप्लाई हो रहा है, और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफी कर्टेल है एज कंपेयर टू IFRS 9। तो यहाँ पे आपको वो सिंप्लीफिकेशंस मिले।
जी, next, any other question from the participants or the feedback or anything else you can share with other participants? तो हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो रहा है अब। तो मैं आप लोगों का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एंड पे, और पिफा की ब्रांच कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिफा के जो है वो जो हमारे पिफा सेंटर से लोग होते हैं जो इसको टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का जो फीडबैक है उसको नोट किया है, आपके जो जितनी भी आपकी जो सजेशंस हैं उनको नोट किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है उसको हम पिफा की जो मैनेजमेंट उन तक पहुंचाएंगे कि वो इसको फर्दर जो है वो लेकर चले। तो प्रेजेंटेशन और इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर लीजिएगा। ओवर टू पिफा। थैंक यू सो मच।